हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इनकम टैक्स का न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। जब हम इनकम टैक्स को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उस टाइम पर दो ईयर आते हैं। एक आता है प्रीवियस ईयर और दूसरा आता है असेसमेंट ईयर। जो भी इनकम अर्न की जा रही है, जिस भी ईयर में अर्न की जा रही है, उसको तो हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। लेकिन जो हमने इनकम अर्न की थी प्रीवियस ईयर में, उस पर जो टैक्स पे करा जाएगा उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। तब इनकी डेफिनेशन क्या हुई? प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, वो साल जिसमें इनकम को अर्न किया गया। असेसमेंट ईयर, वो ईयर नेक्स्ट, वो वाला ईयर जिसमें इनकम पर उसको टैक्स पे करना होगा, जो कि इनकम कब अर्न करी थी? प्रीवियस ईयर में। अब अगर हम अभी बात करें, हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा, जो अभी का ईयर चल रहा है, वो कौन सा है? 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। ये हुआ असेसमेंट ईयर जो अब चल रहा है। उसके पहले वाला जो ईयर है, जब मैंने इनकम अर्न करी थी, अप्रैल 2020 टू 21 में जो भी मैंने इनकम अर्न करी है, उसका जो टैक्स है वो मैं इस ईयर पे करूँगी। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा जो असेसमेंट ईयर था, असेसमेंट ईयर जो था वो है 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। अब ये ईयर है जिसमें मुझे इन टैक्स पे करना है। अब इसका टैक्स पे मैं किस ईयर का कर रही हूँ? इसमें 2020 टू 2021 में जो भी मैंने इनकम अर्न करी है उसका टैक्स पे करूँगी। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये इनकम जो असेसमेंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। ठीक है। और यही ईयर असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। अब कैसे? मान लीजिए कि अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था और इसी ईयर में किया गया है, तो ये प्रीवियस ईयर है किसी एक पर्सन के लिए, और दूसरे पर्सन ने पिछले साल इनकम अर्न करी थी, और पिछले साल इनकम अर्न करने पर वो अब यहाँ पर इस ईयर में टैक्स पे कर रहा है। तो इसका मतलब ये उसके लिए असेसमेंट ईयर है। यानी कि एक पर्सन के लिए तो ये प्रीवियस ईयर हो सकता है और अनदर पर्सन के लिए ये असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर मान लो कि किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट करा, न्यू बिजनेस स्टार्ट करा 1 अक्टूबर को 2020। ठीक है। उसके बाद अब हमारा ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2021। ठीक है। अब इस टाइम पर उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसने कितने महीने तक बिजनेस किया? सिर्फ 6 मंथ्स का बिजनेस किया। अब वो जो टैक्स पे करेगा वो 6 मंथ्स का करेगा। ठीक है। क्योंकि हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल 2020। फिर यहाँ बीच में किस ईयर में स्टार्ट किया था? 1 अक्टूबर। तो हम यहाँ से देखेंगे कि उसने आगे 31 मार्च तक कितने महीने तक काम किया। अगर ऐसी हो जाता कि अब इसने जुलाई में किया होता, जुलाई में 2022, 31 मार्च 2021, तो ये जो टैक्स पे करता, ये टैक्स पे तो असेसमेंट ईयर में करता 1 अप्रैल 2021 में ही टू 31 मार्च 2022। लेकिन वो टैक्स कितने का पे करेगा? जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का। उससे पहले का वो टैक्स पे नहीं करेगा। ना ही इसमें ऐसा होगा, अक्टूबर से उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो अक्टूबर से ही 31 मार्च तक का टैक्स पे करेगा। ठीक है। अब टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे होती है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो हम अभी आगे सीखेंगे। जनरली जो प्रीवियस ईयर का मतलब है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का पहले, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। अब हमारा असेसमेंट ईयर मैंने बताया था कौन सा है? 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। इससे सब पिछला, बिल्कुल पिछला, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर जो होगा वो होगा प्रीवियस ईयर। क्योंकि हम पहले वाले ईयर में इनकम अर्न करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उसको टैक्स पे करेंगे। तो इससे पहले वाला ईयर कौन सा हो गया? 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021। ठीक है। उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 31 मार्च को एंड होगा, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है मेनली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च तक।
फिर बोला है द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च विल बी यूनिफॉर्म फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ ऑल द सेसेस एंड फॉर ऑल द सोर्सेस ऑफ इनकम। किसी भी तरह का सोर्स ऑफ इनकम है, इन सब के लिए जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा वो सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि वो साल जिस साल आप करंट ईयर जो है हमारा उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल, कुछ जनरल रूल जो है उसका एक्सेप्शन है, कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर आप जनरल रूल को फॉलो नहीं करेंगे। टैक्सेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स इनकम ड्यूरिंग द सेम ईयर, यानी कि जैसे हमने बोला कि जो प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की गई उसको हम पे करेंगे असेसमेंट ईयर में, ठीक है। लेकिन कई केसेस ऐसे आ जाते हैं जहां पर जिस पीरियड में आपने जिस ईयर में इनकम को अर्न किया है उसी ईयर में आपको टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कहाँ कहाँ पर ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा कि आपने जिस साल में इनकम अर्न करी है उसके नेक्स्ट ईयर में आप असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेंगे। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। सो पहली एक्सेप्शन है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। इन केस अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो बिजनेस चला रहा है, शिपिंग बिजनेस चला रहा है, उसमें से उसको कोई इनकम डिराइव्ड हो रही है, मिल रही है, तो ये जो है इनकम का वो पार्ट इंडिया में टैक्स पे करेगा। उस पार्ट पर 7.5% उसको अमाउंट जो है टैक्स का पे करना पड़ेगा, जो भी उसने इनकम अर्न की है बाय शिपिंग बिजनेस, जिसमें से हम कह सकते हैं जो अगर कैरिंग पैसेंजर्स का है काम, लाइफ स्टॉक, मेल और गुड्स और शिप्ड एट अ पोर्ट इन इंडिया, इस तरह का अगर उन्होंने कोई काम किया है जो कि नॉन रेजिडेंट है तो वो इनकम पर टैक्स पे करने के लायबल है, वो भी 7.5% के लिए। उसके बाद बोला है इनकम ऑफ द पर्सन्स लिविंग इंडिया। When an individual may leave India during the current assessment year, अगर कोई पर्सन जा रहा है इंडिया को छोड़कर और उसका कोई भी मोटिव नहीं है या कोई भी इंटेंशन नहीं है वापस आने का, तो जो भी उसकी इनकम है जो भी उसने उस ईयर में अर्न करी है तो उसको उसी ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सीधे सीधे से मोटी मोटी बात ये बोल सकते हैं कि जिस ईयर में उसने इनकम अर्न की है उसी सेम ईयर में ही उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यानी एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बीओआई और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। मान लीजिए कोई एओपी, बीओआई या कोई एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बना है, कोई इस्टेब्लिश हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है किसी एक पर्पस से रिलेटेड, उसका जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो डिसॉल्व हो रही है उस पर्पस को कंप्लीट करने के बाद, तो वो उसी साल में, क्योंकि उसकी डिसॉल्व होने के बाद तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसको उसी साल में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। वो लायबल होगी उसी ईयर में टैक्स पे करने के लिए जिस ईयर में उसने इनकम को अर्न किया है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। जहाँ पर कोई असेसी ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया कि उसको टैक्स पे ना करना पड़े, तो उसको उसी सेम ईयर में पहले टैक्स पे करना होगा, उसके बाद ही उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र होगी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ठीक है। अब हस्बैंड के पास कुछ हाउस प्रॉपर्टी है जिससे उसको बाद में जो है इनकम होने वाली थी, मान लीजिए 10 लाख की इनकम होने वाली थी, ठीक है। 10 लाख की इनकम उसको रिसीव होती उस प्रॉपर्टी से और फिर उसको इस प्रॉपर्टी पर टैक्स पे करना पड़ता। तो उसने क्या किया कि अपनी ये पहले से ही वाइफ को ट्रांसफ़र करने की सोच ली। उसने कहा कि मैं इसके नाम कर देता हूँ तो मेरे को क्या कम भरना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि उनको भी यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा टैक्स पे करने पर। अगर 2,50,000 की इनकम पर टैक्स पे करना जो होता है उस पर हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता, यानी उसको कितना पर टैक्स पे करना होता है 10 लाख में से अगर हम 2,50,000 माइनस करें तो जो भी अमाउंट बचेगा बैलेंस उस पर ही उसको टैक्स पे करना पड़ता। अगर लेकिन हस्बैंड करता तो उसको पूरे 10 लाख के ऊपर करना पड़ता टैक्स पे। तो इसलिए उसने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी को वाइफ को ट्रांसफ़र करने का सोचा। तो लेकिन उसने क्या किया, ट्रांसफ़र करते टाइम लॉ ये बना है, इसलिए बना है कि आप किसी भी तरह से अपने जो टैक्स है उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये काम इसलिए उसने किया कि टैक्स को अवॉइड कर लेगा, टैक्स से बच जाएगा, लेकिन नहीं, उसको उसी ईयर में वो पैसा पे करना पड़ा। सेम ईयर में जिस ईयर में उसको प्रॉपर्टी मिलने वाली, उसको जो इनकम है वो मिलने वाली थी उसकी प्रॉपर्टी से, उसी ईयर में उसको जो है टैक्स पे करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। In the case of discontinuance of a business or profession, the income of the period from the expiry of the previous year for the assessment year in which the business or profession is discontinued up to the date of such discontinuance
मे बी चार्ज टू द टैक्स इन द सेम असेसमेंट ईयर। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने अपना जो बिजनेस है या प्रोफेशन है किसी पर्पस से खोला था, या उसका पर्पस कंप्लीट हो गया, या किसी काम जो है कंप्लीट तो हो गया, अब ऐसे ही डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है, किसी और काम में वो बिजनेस करना चाह रहा है किसी और तरीके का, या प्रोफेशन से बिजनेस में जाना चाह रहा है, बिजनेस से प्रोफेशन में, या किसी भी तरह से किसी भी रीज़न से उसने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करा। तो उस केस में मान लीजिए उसने डिसकंटिन्यू करा बिजनेस 31 ऑफ दिसंबर को, ठीक है, 2021 को। तो उसको जो है टैक्स पे करना होगा उसी सेम ईयर में, क्योंकि वो बिजनेस अब बंद होने वाला है। तो सेम ईयर में टैक्स कब तक का पे करेगा? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक का जो है टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने यहाँ तक की इनकम अर्न कर ली, ठीक है। और सेम ईयर में ही टैक्स पे होगा जिस ईयर में उसने इनकम अर्न की है, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो पहला डिफरेंस है सेक्शन 3 में आता है इनकम टैक्स एक्ट, जो कि प्रीवियस ईयर के लिए फॉर्म हुआ, और सेक्शन 2(9) जो है सब सेक्शन 9 इज फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर। ये सेक्शन जो है असेसमेंट ईयर के लिए बना। फिर सेकेंड डिफरेंस आता है कि जो प्रीवियस ईयर है उसका मतलब है कि असेसमेंट ईयर के बिल्कुल इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर है, यानी असेसमेंट ईयर के बिल्कुल पिछले वाला ईयर को हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। उसके बाद असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जो है ये वो ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। और इन केस ये जो ईयर होता है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, करंट ईयर होता है मेनली, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि जो प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम भी हो सकता है, यानी इनकम तो आप कम भी अर्न कर सकते हैं। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1 अप्रैल से 2021 से लेकर उसने 31 दिसंबर 2021 तक इनकम अर्न करी, तो उसके ऊपर ही उसको टैक्स पे करना होगा। यानी 12 महीने से तो कम है, लेकिन असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम नहीं हो सकता, वो 12 महीने का होगा ही होगा। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस है कि जो ईयर है द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज द प्रीवियस ईयर। वो ईयर जिसमें इनकम अर्न हुई है उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट वाला ईयर जिसमें आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स थे जो कि इनका डिफरेंस है। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।